आज के दिन पे भारत के सरदर्द का कारण बन चुका है रुपी की वैल्यू का इतनी तेजी से डिप्रिशिएट होना। डॉलर के मुकाबले रुपी की वैल्यू 82 रुपीज तक पहुंच गई है, यानी 82 रुपीज देने के बाद भारत को $1 मिलेगा। रुपी की वैल्यू इतनी तेजी से डिप्रिशिएट होने की वजह से इसके इफेक्ट्स तो मार्केट में अभी से देखने को मिल रहे हैं। भारत में जितने भी आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं उन सभी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल या नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, ऐसे बहुत सारी चीजें। और ये लाजमी सी बात है कि अगर रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगा तो इंपोर्टेड आइटम के प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि रुपी की वैल्यू क्यों डिप्रिशिएट हो रही है तो इसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सोचे रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होने की वजह से भारत इससे क्या क्या फायदा उठा सकता है और भविष्य में ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट ना हो, इन सभी के बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में जल्दी से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो की शुरुआत रुपी की डिप्रिशिएट होने की वजह से भारत को क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं उससे करते हैं। जब रुपी की वैल्यू गिर ही रही है, इसका मतलब बाहर के कंट्री के लिए भारत के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उस चीज की कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, लेकिन बाहर के कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन लोगों को और चीप मिलेगा। इस चीज से ये अपॉर्चुनिटी खुल के आती है कि भारत अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय लोगों को वो प्रोडक्ट्स महंगे लगेंगे। रुपी वैल्यू के गिरने से जो दूसरा बेनिफिट भारत को मिल सकता है वो है फॉरेन टूरिज्म। रुपी के वैल्यू गिरने की वजह से फॉरेन टूरिस्ट को उनके करेंसी के बदले ज्यादा रुपीस मिल सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के ट्रैवलिंग कॉस्ट और भी सस्ता हो जाएगा। ऐसे में भारत का टूरिज्म सेक्टर और ज्यादा बूस्ट कर सकता है। इसके बाद रुपी वैल्यू के गिरने से जो तीसरा बेनिफिट आता है वो है न्यू इन्वेस्टर्स को भारत अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि रुपी की वैल्यू के गिरने की वजह से करंट इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत भविष्य के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट जरूर कर सकता है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और पूरे दुनिया का भी यही मानना है कि भविष्य भारत का ही होने वाला है। ऐसे में गिरते भाव की वजह से बाहर के इन्वेस्टर्स इस तरफ अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं और ऐसे में भारत में कुछ नए इन्वेस्टमेंट भी जरूर आएंगे। अगर हम इससे भारत के लिए आने वाले कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो अपॉर्चुनिटी होगा ईवी। भारत में आज के दिन पे जितना क्रूड ऑयल की डिमांड है उसका 75% इंपोर्ट होता है और ये आकलन भी लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये इंपोर्ट 90% तक चला जाएगा। तो ऐसे में अगर भारत को अपनी इंपोर्ट कम करना है तो भारत को अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे ना कि भारत का इंपोर्ट घटेगा बल्कि भारत दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब भारत के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है वो है एक्सपोर्ट हब बनने का। पूरी दुनिया आज चाइना को ही एक्सपोर्ट हब मान रहा है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे हैं और वहां पे लेबर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नेशन पर डिपेंड होना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसे में दुनिया के सारे बड़े बड़े कंपनीज चाइना से उठ के कोई और ऐसी जगह देख रहे हैं जहां पे कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा सकें, और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है इंडिया। हाल ही में एप्पल ने भी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है और सैमसंग तो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भारत में एस्टेब्लिश कर रहा है। ऐसे में रुपी के गिरते भाव और सरकार की तरफ दिए जाने वाले कुछ इंसेंटिव्स इस प्रोसेस को और बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट अपॉर्चुनिटी खुल के आती है वो है भारत अपना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बूस्ट अप कर सकता है। रुपी के गिरते भाव की वजह से बाहर के कंपनी को भारत में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम पड़ेगा। ऐसे में मेक इन इंडिया होने की वजह से हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स पहले बाहर से इंपोर्ट होता था उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लेकिन अब वो प्रोडक्ट्स भारत में बनने की वजह से उन प्रोडक्ट्स पे वो टैक्स अप्लाई नहीं होंगे। ऐसे में वो प्रोडक्ट्स के दाम भी गिर जाएंगे और ऐसे भारत आपदा को अवसर में बदल सकता है। चलिए अब नजर मार लेते हैं भारत आखिर ऐसा क्या कर सकता है जिससे भविष्य में रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट ना हो। जो पहला काम भारत कर सकता है वो है भारत को फॉरेन इन्वेस्टर से आंख हटाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होने की वजह से बाहर की कंट्रीज में जो फ्लक्चुएशन होती है उसका इंपैक्ट हमारे देश में पड़ता है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर निकल के आता है और वो है भारतीय पॉपुलेशन का जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे कैपिटल मार्केट में होना चाहिए, यानी शेयर मार्केट में। भारत के पॉपुलेशन का 3 से 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ये आंकड़ा यूएसए में 55%, यूके में 33% और जापान में 30% है। ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिसकी वजह से भारत के लोग कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करें। अब जो दूसरी चीज भारत कर सकता है वो है रुपी को नेशनलाइज करना। भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके पेमेंट
पेमेंट्स रुपीस में ही हो। ऐसे में रुपी की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपी की वैल्यू भी ऊपर जाएगा। अब जो तीसरी चीज किया जा सकता है वो है भारत को फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स पे ध्यान देना होगा। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स यानी ऐसे व्हीकल्स जो कि बहुत क्रूड ऑयल और इथेनॉल से चल सकते हैं। ऐसे में भारत का क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी डिपेंडेंसी घटेगा और इंपोर्ट कम होने की वजह से भारत का रुपी भी स्ट्रॉन्ग होगा। और भी ऐसे बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कि भारत को लेने होंगे अगर रुपी को स्टेबल रखना है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत ऐसा क्या कर सकता है और जिसकी वजह से रुपी स्टेबल रह सकता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबा देना जिसकी वजह से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी।